A very good morning, friends. Once again, MHRM lecture. Last lecture we had done a big question regarding define marketing and explain its nature and features. Today we will be going to the next question, and that is define marketing, explain the importance of marketing. जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हम 7.5 मार्क्स के आंसर के लिए एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करेंगे। पहला पॉइंट मीनिंग, दूसरा पॉइंट डेफिनेशन, और फिर तीसरे पॉइंट ऑनवर्ड्स। हमको जो भी पूछा गया है, जैसे आज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंस के ऊपर है, तो थर्ड पॉइंट ऑनवर्ड्स हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। इस इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में मैंने आपसे कहा कि कम से कम 8 पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट। हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन 4 से 5 लाइन में। सो आपको क्वेश्चन वंस अगेन मैं रिपीट करके बता देता हूं। क्या है क्वेश्चन? डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। पहला पॉइंट मीनिंग। मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको? मीनिंग मैंने आपसे कहा था कि मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट डेफिनेशन। डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था? डेफिनेशन आई टोल्ड यू कि मार्केटिंग, द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग यूके डिफाइंस marketing is the management process of identifying, anticipating and satisfying customer requirements profitably. तो मार्केटिंग क्या है? मैनेजमेंट के द्वारा किया जाने वाला प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? इस प्रोसेस में मैनेजमेंट सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है हु आर आवर कस्टमर्स। एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कस्टमर कौन है, तो फिर एंटिसिपेट करते हैं उनकी नीड्स, वांट्स एंड प्रेफरेंसेस क्या है, और अकॉर्डिंगली गुड्स एंड सर्विसेज को डिजाइन करके उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, मगर प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि कस्टमर को मिलेगा सेटिस्फैक्शन और बदले में मार्केटर को मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? मीनिंग। दूसरा पॉइंट क्या है? डेफिनेशन। और थर्ड पॉइंट ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस से। कम से कम 8 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट। अब ये इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन ना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि अगर आपको ध्यान में होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेचर एंड फीचर्स डिस्कस किए थे। यदि आप इनका फोटो क्लिक कर लो तो आपको समझ में आएगा। लाइक स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेते हैं, तो ये स्क्रीनशॉट को आप जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नेचर एंड फीचर्स के कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंस में रिपीट हुए हैं। दे हैव बीन रिपीटेड इन इंपॉर्टेंस। अब मैं आपको बता देता हूं कौन से पॉइंट रिपीट हुए हैं। सी, इसमें सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको यहां पे 9th पॉइंट में मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट दिया है कॉर्पोरेट इमेज। ये कॉर्पोरेट इमेज जो है आप लोगों को इधर 10th पॉइंट में मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट दिया है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा 8th पॉइंट में। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। ये एक्सपांशन ऑफ बिजनेस आपको 6th पॉइंट में मिल जाएगा। इसके बाद में 5th पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 7 पॉइंट, यानी कि 6 से लेके 10 पॉइंट तक जो हमारे नेचर एंड फीचर्स में थे, वो यहां पर इंपॉर्टेंस में रिपीट हुए हैं। जो एक्सप्लेनेशन आप वहां पर उस आंसर में लिखने वाले थे, वही सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर लिखना है। मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूं इसका। सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मार्केटिंग जो है वो मार्केटर को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लास्ट लेक्चर में बताया था, अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों मिलता है मार्केटर को? मार्केटर को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसलिए मिलता है क्योंकि इफेक्टिव मार्केटिंग जो है उसमें मार्केटर प्रोएक्टिव डिसीजंस लेता है।
यानी किसी और के डिसाइड करने से पहले वो खुद डिसीजन लेता है, प्रोएक्टिव डिसीजन। नए नए डिजाइन्स और मॉडल्स लेकर के आना, नए नए डिजाइन्स और मॉडल्स के साथ साथ इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप करना, इफेक्टिव मार्केटिंग की स्कीम्स लॉन्च करना, इन सारी चीजों में अगर प्रोएक्टिव डिसीजन लेंगे तो आपको कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहने का मौका मिलेगा। दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नेक्स्ट आप देखो, आपको मिलेगा कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट मैंने आपसे कहा था कंपनी या लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इमेज यानी कि गुडविल या रेपुटेशन। इफेक्टिव मार्केटिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होने का मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, सेल्स बढ़ जाते हैं, मार्केट शेयर बढ़ जाता है। प्रॉफिट बढ़ गया, इसका फायदा सबको मिलता है। शेयर होल्डर को हायर डिविडेंड मिलता है जिसकी वजह से इमेज इंप्रूव हो जाती है। एम्प्लॉय को हायर सैलरी मिलती है प्रॉफिट में से, उनकी नजर में इमेज इंप्रूव हो जाती है। डीलर को अच्छा कमीशन मिलता है, सप्लायर को टाइम पे पेमेंट मिलता है। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की इमेज यानी कि कॉर्पोरेट इमेज इंप्रूव हो जाती है। थर्ड पॉइंट देखो आपको मिलेगा, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन लास्ट लेक्चर में क्या बताया था? कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द कोरिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। हम किसी उम्मीद के साथ प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो हमारा एक्सपेक्टेशन है। अगर प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस उसके साथ मैच हो जाता है तो कस्टमर इज सेटिस्फाइड। अगर प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कम है तो कस्टमर इज डिससेटिस्फाइड, और अगर ज्यादा है तो कस्टमर इज डिलाइटेड। आज की तारीख में मार्केटर अपने कस्टमर को डिलाइटेड करने की कोशिश करता है, यानी कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस शुड बी मोर देन कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। ये हुआ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नंबर 4 देखो आपको मिलेगा, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। इफेक्टिव मार्केटिंग आपके बिजनेस का एक्सपांशन कर सकती है फ्रॉम लोकल मार्केट टू रीजनल, रीजनल टू नेशनल एंड नेशनल टू इंटरनेशनल मार्केट। मैंने आपको हल्दीराम का एग्जांपल दिया था कि हल्दीराम नागपुर में लोकल मार्केट में ऑपरेट करता था, आज पूरी दुनिया में वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। अब कैसे पॉसिबल है? इसके लिए आपको 3 स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहला है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, यानी कि नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के आना। दूसरा है मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, यानी कि नए नए मार्केट्स में अपने बिजनेस को लेके जाना। और तीसरा है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी, यानी कि जिस मार्केट में आप ऑपरेट करते हैं उसमें अपनी एक्टिविटीज को एक्सपांड करना। दैट इज एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। और नंबर 5 देखो आपको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग की वजह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। क्या ऑब्जेक्टिव्स? लास्ट लेक्चर में देखो बताया था, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में मैं अगर इफेक्टिव मार्केटिंग करता हूं तो मैं अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकता हूं, दैट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट। मैं अपनी कॉर्पोरेट इमेज को इंप्रूव कर सकता हूं, मैं अपने मार्केट शेयर को इंप्रूव कर सकता हूं, मैं अपने ब्रांड की लॉयल्टी को बढ़ा सकता हूं। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं थ्रू इफेक्टिव मार्केटिंग। कितने पॉइंट हुए बेटा? इसके अंदर कुल मिलाकर के 5 पॉइंट हुए हैं आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। इन 5 पॉइंट्स में वही एक्सप्लेनेशन लिखना है जो आप नेचर एंड फीचर्स के पॉइंट में लिखने वाले हो। सो द एक्सप्लेनेशन रिमेन्स द सेम। अब बाकी के जो 5 नए पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी के जो नए पॉइंट्स हैं उनमें सबसे पहले आपको मिलेगा ब्रांड लॉयल्टी। पॉइंट नंबर 6 क्या है? ब्रांड लॉयल्टी। हम अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के प्रति वफादार हो या ना हो, लेकिन हम अपने टूथपेस्ट के प्रति बहुत वफादार हैं, और इसी वफादारी को दिखाते हुए हम हर बार सेम ब्रांड का टूथपेस्ट खरीद के लेके आते हैं। लोगों की मानसिकता है मेरे को तो यही जमता है, यही जमता है, मतलब मैं उस ब्रांड के प्रति वफादार हूं और हर बार मैं उसी पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज करता हूं।
लड़कियां अपने हेयर ऑयल को या शैम्पू के ब्रांड को कभी चेंज नहीं करती है। क्यों नहीं चेंज करती है? क्योंकि उसने सुन के रखा है कि अगर अलग अलग ब्रांड के हेयर ऑयल या शैम्पू यूज किया तो बाल झड़ने लग जाएंगे, टकली हो जाऊंगी तो कैसी लगूंगी। इसलिए वो बॉयफ्रेंड तो चेंज कर लेगी लेकिन अपने शैम्पू या हेयर ऑयल का ब्रांड चेंज नहीं करेगी। बार बार सेम ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदना, इंग्लिश में कहते हैं रिपीट परचेज, दैट इज नोन एज ब्रांड लॉयल्टी। सो ब्रांड लॉयल्टी क्या है? ब्रांड लॉयल्टी इज रिपीट परचेज। लेकिन सिर्फ रिपीट परचेज से ही ब्रांड लॉयल्टी नहीं होती है, ब्रांड लॉयल्टी थोड़ी आगे भी जाती है। कॉलेज में दो लड़कियां क्लोज फ्रेंड आपस में एक दूसरे से बात कर रही थी, जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि सखी मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मुझे तो टेंशन है कि ऐसे ही झड़ते रहे तो एक दिन मैं टकली यानी कि गंजी हो जाऊंगी। दूसरी लड़की ने, जो कि उसकी क्लोज फ्रेंड थी, अरे एकदम सिंपल 2 स्टेप का सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो अपने बॉयफ्रेंड को चेंज कर क्योंकि वही टेंशन देता है, और दूसरा चंपी कोकोनट हेयर ऑयल लेके आ, मस्त मालिश कर और अगले दिन सवेरे शैम्पू कर। देख मेरा भी हेयर फॉल होता था, मैंने सेम सॉल्यूशन यूज किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी कि खुद तो खरीदते हैं, दूसरों को भी सलाह देते हैं कि तुम भी यही ब्रांड खरीदो। इसी को कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी। सो 6th पॉइंट क्या है? ब्रांड लॉयल्टी। इफेक्टिव मार्केटिंग इसी ब्रांड लॉयल्टी को एनहांस करता है। ब्रांड लॉयल्टी क्या है? रिपीट परचेज करना ऑफ द सेम ब्रांड अगेन एंड अगेन एंड गिविंग फेवरेबल रिकमेंडेशन टू अदर्स टू परचेज द सेम ब्रांड। खुद भी बार बार खरीदेंगे और दूसरों को भी खरीदने की सलाह देंगे, एंड दैट इज ब्रांड लॉयल्टी। 7th पॉइंट क्या है? देखो आपको मिलेगा ब्रांड इक्विटी। 7th पॉइंट इज ब्रांड इक्विटी। ब्रांड लॉयल्टी तो हमने सुन करके रखा था, सुना ही होगा, आप सबने सुना होगा ब्रांड लॉयल्टी, किसी पर्टिकुलर ब्रांड के प्रति वफादार होना। बट क्या आपने कभी ब्रांड इक्विटी के बारे में सुना है? क्या होता है? शायद नहीं सुना। वेल, हम इस ब्रांड इक्विटी को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कॉलेज में पहन के जाने के लिए आपको स्पोर्ट शूज खरीदने की आवश्यकता है। यू नीड टू परचेज स्पोर्ट शूज। आपके पास 2 ऑप्शन है। आप किसी साधारण सा एक्शन फैक्शन कंपनी का या पैरागॉन कंपनी का साधारण सा अगर आप शूज खरीदेंगे 1200-1500 रुपए में आ जाएगा। लेकिन आपके मन में वो दूसरा वाला ऑप्शन है कि नहीं, मुझे तो एडिडास का स्पोर्ट शूज चाहिए। अब यदि आप एडिडास का स्पोर्ट शूज खरीदने के लिए जाएंगे तो सस्ते में सस्ता भी आपको 3500 रुपए का पड़ेगा। साधारण लेते हैं तो 1500 रुपया, एडिडास का खरीदेंगे तो 3500 रुपया। अब आप दोनों की फिजिकल क्वालिटीज कंपेयर करेंगे तो आपको मोर और लेस सेम मिलेगी। इधर भी आपको 2 जूते यानी कि 1 पेयर ऑफ शूज। 1 पेयर मतलब एक पैर का नहीं रे, 1 पेयर का मतलब है एक जोड़ी, लेफ्ट और राइट दोनों पैर में पहनने के लिए। इधर भी आपको 1 पेयर, इधर भी आपको 1 पेयर। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग ज्यादा पैसा ले रहे हैं तो ये लोग 3 जूता देंगे। 3 देंगे क्या? नहीं ना, 2 ही देंगे। अच्छा, ये वाला गोबर में जाएगा तो ये वाला भी गोबर में जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई एडवांस वार्निंग सिस्टम है, जैसे ही आपका पैर गोबर की तरफ जाएगा ये आपको वार्निंग देगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकल क्वालिटीज मोर और लेस सेम है। फिर भी यहां पर आप 1500 रुपए देते हैं, यहां पे आप 3500, 2000 रुपया ज्यादा दिया एडिडास में। क्यों ज्यादा दिया? नाम के लिए। क्योंकि अगर तू पैरागॉन का या एक्शन का पहनेगा तो कोई पूछेगा भी नहीं।
लेकिन अगर एडिडास का शूज पहन के कॉलेज में जाएगा तो तेरे दोस्त बोलेंगे अरे बहुत बड़े बाप का बेटा है रे, महंगा वाला जूता पहना है। ये 2000 हम जो ज्यादा दे रहे हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीमेंटल वैल्यू। क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल वैल्यू। और यही इंक्रीमेंटल वैल्यू यानी कि ये जो ज्यादा कीमत देते हैं ब्रांड के नाम के लिए, दैट इज नोन एज ब्रांड इक्विटी। सो ब्रांड इक्विटी क्या है? इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ ए ब्रांड है ओवर एंड अबाउट द फिजिकल क्वालिटीज, यानी कि फिजिकल क्वालिटी या फिजिकल एसेट्स के अलावा। कि जैसे मान लीजिए आज कोई कंपनी मार्केट में बिकने के लिए आती है इंसॉल्वेंट होने पर, तो जितने वैल्यू के एसेट्स होंगे उतने वैल्यू में वो बिकेगी। 200 करोड़ के एसेट्स हैं तो वो 200 करोड़ में बिकेगी। लेकिन अगर एडिडास कंपनी मार्केट में बिकने के लिए आती है और उसके बैलेंस शीट में मान लो 200 करोड़ के एसेट्स हैं तो वो कंपनी 250 करोड़ में बिकेगी। 200 करोड़ तो फिजिकल एसेट्स के और बाकी के जो 500 करोड़ एक्स्ट्रा है ना वो नाम के हैं, ब्रांड नेम के, एंड दैट इज ब्रांड इक्विटी। और अगर इफेक्टिव मार्केटिंग करूं तो मैं इसी ब्रांड इक्विटी को बढ़ा सकता हूं, एनहांस कर सकता हूं, क्योंकि लोगों को ना खुजली बहुत होती है और लोग ना साधारण आइसक्रीम खाने की बजाय ब्रांड के पीछे भागते हैं और नेचुरल्स में जाकर के आइसक्रीम खाते हैं। People are willing to pay premium price for effectively marketed brands and that is brand equity. Next देखो आपको 8 नंबर पे क्या मिलेगा? ब्रांड इमेज मिलेगा। You will get brand image. ब्रांड इमेज किसे कहते हैं? देख, हम अपने मन में किसी भी ब्रांड के बारे में जो विचार या ख्याल बना करके रखते हैं, हमने किसी ब्रांड के बारे में जो सोच बना करके रखी है, दैट इज ब्रांड इमेज। देसी दारू खराब होती है, इंग्लिश दारू अच्छी होती है। अब दारू किसी भी एंगल से अच्छी नहीं होती है, बट मन में ख्याल बना के रखा है कि देसी खराब है और विदेशी अच्छी है। तो ये जो हम अपने माइंड में, अपने ब्रेन में किसी भी ब्रांड के बारे में जो परसेप्शन कि भाई 2 कॉलेज के दोस्त, वापस से हम उसे एग्जांपल पे आते हैं, 2 कॉलेज के दोस्त, लेकिन इस बार 2 लड़कियां नहीं 2 लड़के हैं। एक लड़का दूसरे लड़के से पूछता है यार ये मर्सिडीज कैसा कार है? दूसरा दोस्त बोलता है अरे क्या मस्त कार है दोस्त, मस्के के माफिक चलता है, एकदम स्मूथ लग्जरी कार है, सुपर लग्जरी कार। अब उस बंदे के पास मर्सिडीज तो छोड़ो, साइकिल या मोटरसाइकिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मर्सिडीज को बोलता है कि बहुत मस्त लग्जरी कार है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन में विचार बना के रखा है कि मर्सिडीज इज ए लग्जरी कार। तो ये जो हम किसी भी ब्रांड के बारे में अपने मन में विचार या ख्याल बना के रखते हैं, दैट इज नोन एज ब्रांड इमेज। और इसी ब्रांड इमेज को क्रिएट करता है इफेक्टिव मार्केटिंग। क्या है? लोगों का अगर ब्रांड का इमेज, लोगों के मन में ब्रांड इमेज अच्छी होगी तो लोग उसको खरीदेंगे, ब्रांड इमेज अच्छी नहीं होगी लोग उसको नहीं खरीदेंगे। सीधा सिंपल लॉजिक। आज मार्केट में कई सारे चॉकलेट्स यानी कि कैडबरीज के ब्रांड अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा डेयरी मिल्क बिकता है। क्यों? ब्रांड इमेज अच्छा है। मिलती तो 5 स्टार भी है, मिलती तो किटकैट भी है, मिलती तो सफारी भी है, बहुत सारे चॉकलेट्स और कैडबरीज के ब्रांड है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है? डेयरी मिल्क। क्यों बिकता है? क्योंकि लोगों के माइंड में इमेज अच्छी है। सो दैट इज ब्रांड इमेज। नंबर 9 देखिए आपको क्या मिलेगा? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल,
इफेक्टिव मार्केटिंग की वजह से हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज यानी कि बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इफेक्टिव मार्केटिंग की वजह से मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी तो हम अपना प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे। जाहिर बात है, जब हम अपना प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे तो हम अपने रिसोर्सेज का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए हम अपने रिसोर्सेज को फुलेस्ट एक्सटेंट तक यूज करेंगे। कौन से रिसोर्सेज? फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल यानी कि कैपिटल रिसोर्सेज और मैन पावर रिसोर्सेज, सभी का बेस्ट पॉसिबल यूज होगा। सो वो क्या था? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। किसकी वजह से? इफेक्टिव मार्केटिंग की वजह से। अब लास्ट पॉइंट आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा बेनिफिट टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स वो है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस से कौन जुड़ा है? शेयर होल्डर फाइनेंस देता है, एम्प्लॉइज काम करते हैं, डीलर्स हमारा प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर को बेचते हैं, सप्लायर रॉ मटेरियल देते हैं, कस्टमर परचेज करते हैं। ये सब स्टेक होल्डर है। इसके अलावा सोसाइटी भी इन जनरल है, सोसाइटी के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। इन सब को मार्केटिंग का बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव मार्केटिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। हम शेयर होल्डर को देते हैं हायर डिविडेंड, एम्प्लॉइज को देते हैं हायर सैलरीज एंड वेजेस, डीलर को अच्छा कमीशन देते हैं, सप्लायर को टाइम पे पेमेंट देते हैं, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज और सेटिस्फैक्शन देते हैं। सोसाइटी को क्या देते हैं? अरे मैं अच्छा प्रॉफिट कमाएगा तो मैं गार्डन बनाएगा, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, बीमार लोगों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाऊंगा, यानी कि सोसाइटी के लिए मैं क्या करूंगा? सोशल वेलफेयर। तो ये था आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या है? डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। क्या कहा था मैंने? पहले पॉइंट में क्या करेंगे सर? पहले पॉइंट में मीनिंग दूंगा। क्या दूंगा? मीनिंग दूंगा। मीनिंग के बाद में सेकंड पॉइंट में क्या देंगे? डेफिनेशन देंगे। और फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट ऑनवर्ड्स इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करेंगे। कम से कम 8 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट। हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन 4 से 5 मिनट। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम 2 क्वेश्चंस कर पाए, क्योंकि ये उसमें एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है जो कि जल्दी हो जाएगा और एक दूसरा क्वेश्चन है, तो वी ट्राई टू फिनिश ऑफ इन ए क्विक वे। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। गुड बाय।